डॉक्टर रुचिरा, आप एक लंबा आपका मेडिसिन का कैरियर है, छोटे से शहर से आई, बड़े शहर में बसी हुई हैं, तो पिछले आपका जो पीडियाट्रिक्स प्रोफेशनल का अनुभव है, क्या चेंजेस जब आप मेडिकल स्कूल में जो आप बच्चों में बीमारियां देखते थे और अब जो देख रहे हैं, क्या उसमें अंतर देखा है? आज ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद मैं ये देखना चाहती हूँ देयर इज़ अ सी चेंज। अब हमको टेटनस देखने को नहीं मिलता। अब हमको जो पहले बच्चे आते थे टीबीएम के पड़े रहते थे इधर उधर, मतलब जैसे कुछ नहीं है उसे टीबी है। आज वो सिनेरियो नहीं है। मैं ये नहीं कहती टीबी निकल गई, टीबी अभी भी बहुत है, लेकिन पहले के मुकाबले कम है। पोलियो ये सब अब इसमें भी कम है। ऐसा क्यों है? आई थिंक कहीं ना कहीं इसके लिए हमें अपनी सरकार को शाबाशी देनी पड़ेगी और साथ में जो थोड़ा बहुत योगदान अपनी भारतीय बाल अपने आप अकादमी को भी का हमें है देनी हो चाहिए, और अपने आप को भी हम डॉक्टर्स को भी, क्योंकि ये सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं। तो नंबर 1 ये वैक्सीन का हमारे देश में जब बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है, एक नीडी बच्चे को पहुंच रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसका रिजल्ट हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। देखिए, ओवरऑल हेल्थ हाइजीन ठीक होने से, हेल्थ एजुकेशन होने से, सेफ वाटर से, हैंड वॉशिंग से ओवरऑल इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो गया है। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर विवेक से मैं जानना चाहूँगा कि इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन अब एनवायरनमेंट एक मेजर प्लेयर है बीमारियों के लिए। एनवायरनमेंट पीडियाट्रिक इलनेसेस को, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करता है? एनवायरनमेंट जो है वो अपने यहाँ दो तरह का है, एक होम एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दोनों में पिछले 25 सालों में आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसमें एयरबॉर्न पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों की हेल्थ को प्रभावित करता है। और हम लोग देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में 4 महीने के करीब जाड़े के ऐसे निकलते हैं जिसमें बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन है, जो जैसे जैसे हम लोगों का प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी में वैसे वैसे बढ़ रहा है, इससे बच्चों की हेल्थ पे बहुत कुप्रभाव पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि जाड़े के महीने में जिस शहर से मैं आता हूँ कानपुर से, वो भी बहुत पोल्यूटेड है और उस वजह से जाड़ों में जो रेस्पिरेटरी, जो श्वास संबंधित बीमारियां बच्चों में हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर घर के एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में देखा जाए, उसमें भी बहुत परिवर्तन आ गया है। इस मोबाइल के युग में मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। आज बच्चे स्कूल से आने के बाद मोबाइल पे पहला ध्यान रखते हैं, वो खेलने में, वो एक्सटर्नल एक्टिविटी करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हम लोगों के खाने पीने में बहुत परिवर्तन आ गया है। जो आजकल इतना जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पे जितना ज़्यादा ध्यान है, वो हमारे समय में तो बिल्कुल नहीं होता था। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओबीज बच्चे हो रहे हैं। अब आजकल, पहले तो होता था कुपोषण में कि बहुत बच्चों का वेट और हाइट बहुत कम रह जाती थी क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता था। अब इसका उल्टा हो रहा है। कुपोषण एक इस तरह का भी है जिसमें ओबीज बच्चे हो रहे हैं, जिसमें बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं और उनको बड़ों की बीमारियां बहुत छोटे एज में लगी जा रही हैं। जैसे हार्ट की बीमारी है, वो आज 20 साल में आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक पड़ गया। पहले तो ये बहुत रेयर होता था। डायबिटीज़ 20 साल के बच्चों को हो रही है। ये हमारे खान पान, घर के एटमॉस्फेयर के, घर में एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से हो रही है। एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता जा रहा है। मोबाइल और जो दूसरे गैजेट्स हैं उनकी वजह से बच्चों को जो अपने आप नेचुरल एक्सरसाइज करने को मिलती थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और जो स्कूल में चेंजेस आ रहे हैं, आजकल सारे बच्चे, जब से कोरोना हुआ उसके बाद सब ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो एक जो स्कूल जाने का एटमॉस्फेयर होता था वो भी काफ़ी चेंज आ गया है। तो इन सब की वजह से बच्चों के मानसिक, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। आज के इंटरनेट के ज़माने में वो 9-10 साल की उम्र में भी वो सारी चीज़ें देखे ले रहे हैं जो हम लोगों के समय में संभव ही नहीं था देखना। वो अभी मानसिक स्तर उनका नहीं है, जिस चीज़ों से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको मानसिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए चैलेंजेस पिछले 30 साल में, जो पहले 30 साल सर्वाइवल के लिए बच्चों के लिए हम लोग सारा स्ट्रगल करते थे, आजकल वो हम लोग फिटनेस की तरफ हैं। आजकल हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और जिनको हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो बहुत बढ़ रही हैं। और वो हमारे जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जो शहरी पॉपुलेशन है, उसमें तो एक बहुत बड़ा चंक है जिनको ये सारी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। डॉक्टर रुचिरा, कहा जाता है स्वस्थ युवाजन हमारी सर्वोत्तम संपदा है। स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ फिजिकली वेलबींग नहीं है, मेंटली वेलबींग, मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि आपके मेडिसिन स्कूल में या जब आपने पढ़ा था
तब मेंटल हेल्थ और इस तरह की बीमारियां नहीं थी। तो अब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो नई बीमारियां आ रही हैं स्पेशली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, क्या योगदान कर सकता है आपके जो कलीग्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए? सर, आज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो आपका ये सवाल है बहुत ही वाजिब है। ये आजकल के सिनेरियो में जिस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ इज़ द मेजर प्रॉब्लम, नाउ भारतीय बाल अकादमी इसकी तरफ काफ़ी अग्रसर है। उसके लिए कई तरीके के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, कई तरीके के इंटरेक्शंस किए जाते हैं। और इसके लिए सर ये ही नहीं कि सिर्फ अपने कलीग्स के लिए सर, जो हमारे युवा हैं उनके लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। जैसे कुछ सालों पहले मिशन किशोर उदय करके एक प्रोग्राम हुआ था। मिशन किशोर उदय में क्या था, युवाओं को, जो एडोलेसेंट्स हैं बेसिकली, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनमें मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टारगेट था। बच्चों को बुलिंग से कैसे बचें, उनको ही सशक्त किया जा रहा था। इनमें बच्चों को सशक्त करना था, क्योंकि दूसरा तो एक बार करेगा पर खुद में सशक्तिकरण होना ज़रूरी है। देन सुसाइड से कैसे बचें, एग्ज़ाम के स्ट्रेस से कैसे करें, और भी कई तरीके की चीज़ें, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अलॉन्ग विथ पीयर प्रेशर एक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, अलॉन्ग विथ फैमिली बैकग्राउंड्स। घर में जो अभी पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक बच्चे को बात करने के लिए 10 लोग थे। आज एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, बच्चे को बात करने के लिए माँ बाप ही नहीं है, तो बच्चा किससे बात करेगा? बच्चा पीयर ग्रुप से सीखेगा, बच्चा इंटरनेट से सीखेगा, विच मे नॉट बी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर विनीत, आपका अनुभव, आपका कैरियर बहुत डाइवर्सिफाइड है। आपकी बैकग्राउंड गांव की भी, और आप अभी भी कनेक्टेड हैं वहाँ से। आपने महाराष्ट्र और बम्बई जैसे शहर देखे और आप नोएडा में सेटल्ड हैं। क्या चेंज आया है और उसका बच्चों के स्वास्थ्य पे, खान पान जो डाइट होती, डाइटरी हैबिट्स होती बच्चों की, ओवरऑल क्या चेंज आया और उसका सोसाइटी क्या नुकसान भुगत रही है? बच्चों के खान पान की चेंज को तो मैं ये एक ही शब्द में कहूँगा कि वो डिटोरिएट हुआ है, वो बिगड़ा है। रीज़न उसका क्या लगता है आपको? अर्थव्यवस्था सुधर रही है, वो ठीक है, सब उधर रहा है, लेकिन हमारे खान पान की व्यवस्था गिरती चली जा रही है। अगर हम अपना बचपन ही याद कर लें, गांव में जब हम जाते थे, जब हम गांव में प्रैक्टिस भी करते थे, मुझे याद है किसी के घर पे जाओ तो कभी कोई बुला के कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट नहीं देता था। तो ये जो जंक फूड हमारे मतलब कहने का मतलब है प्रकृति से, नेचर से हम जितना दूर भागेंगे उतना बीमारियों को बुलाएंगे। जितना हम जंक फूड की तरफ भागेंगे, खासकर बाल अवस्था में बच्चा जितना जंक फूड खाएगा उतना वो उसका शरीर असक्षम होगा बीमारियों से लड़ने के लिए, और लाइफस्टाइल डिसीजेस आगे जाके उसको क्रैप करेंगे। देखिए, हम सब प्राणी हैं, हमने किसी डेयरीज हैं हमारे, हम डॉग भी रखते हैं, किसी गाय के बच्चे को हमने देखा एनीमिक हुआ हो, उसे ब्लड चढ़ रहा हो। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। तो जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, कच्चा फ्रूट खाएंगे, हरे साग सब्जी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों की बीमारियों का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम प्रकृति का साथ छोड़ रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं सर, एक अच्छा खाना खाना वो ज़रूरी है, लेकिन ख़राब खाना नहीं खाना वो भी उतना ही ज़रूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम हरी सब्जियां खूब खाएं, फल खाएं और उसके साथ जंक फूड भी खाएं, बिकॉज वो उसको निगेट कर देगा। तो जंक फूड जितना कम हो हमारे खाने में और नेचुरल फूड जितना ज़्यादा हो, खासकर अनप्रोसेस्ड फूड, ठीक है? तो एनीमिया, रुचिरा जी आप भी बताओ, एनीमिया को आपने टच किया था। एनीमिया ऐसी कमी है, सारी चीज़ें तो सुधर रही, लेकिन एनीमिया हमारा बढ़ रहा है। लास्ट सर्वे में एनीमिया हर 10 में से 6 बच्चे एनीमिक हैं। इसमें एक बहुत मेजर कारण हिंदुस्तान में एक्सेस ऑफ मिल्क कंजम्पशन भी है बचपन में। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, हम ठीक है, हमारी संस्कृति बहुत रही है, लेकिन कुछ हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस गलत हैं जो एनीमिया को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वीनिंग बहुत लेट शुरू करते हैं हम, प्रोलॉन्ग फीडिंग, मिल्क फीडिंग, ब्रेस्ट हो या टॉप फीड हो, प्रोलॉन्ग फीडिंग एक रीज़न हो सकती है। वीडिंग प्रैक्टिसेस पर डॉक्टर विवेक आप बताओ कैसे सुधारा जा सकता है? हम लोगों ने एक गाइडलाइन निकाली थी पेरेंट्स के लिए, आईपी की गाइडलाइन थी जिसका नंबर था 5210। वो हमारी पूरी इस पूरे जो इस समय के समाज है, जो बच्चों के लिए गाइडलाइन है कि कम से कम 5 चीज़ें हम लोगों को फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल मिला के एक दिन में खानी है अलग अलग। तो ये 5 हो गया।
2 था कि कम से कम हमें 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी तरह से स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। 1 था 1 घंटे की एक्सरसाइज होना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलना है बच्चे को। और 0 था कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीज़ नहीं खानी है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, मीठी चीज़ों पे एकदम रोक लगानी है। तो अगर हम इस 5-2-1-0 फार्मूला जो आईपी की तरफ से हम सब पेरेंट्स के लिए है, अगर इसको धीमे धीमे लागू करना शुरू कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, जो नई बीमारियां शुरू हुई हैं। एक डॉक्टर विवेक, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है और करी भी जा सकती है। हमें अपनी प्रैक्टिस, जैसे रुचिरा ने कहा था, प्रैक्टिस चेंज करनी है। अगर फैमिली ये आदत डाले कि खाने से पहले उसके फूड लेवल पढ़ना शुरू कर दे कि उसमें शुगर कितनी है, कैलोरीज कितनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में हमसे कहेगी कि ये मत खाओ। क्रीम बिस्कुट हम खाते हैं, चॉकलेट बिस्कुट खाते हैं, उसे भी छोड़ना है, फास्ट फूड छोड़ना है। लेकिन डेली जाने अनजाने में हम बहुत कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो एक हैबिट डेवलप करनी होगी फैमिलीज़ को कि फूड लेवल पढ़ने की, ये दिस कैन ब्रिंग ए चेंज। क्या सोचना है आपका? बिल्कुल, अगर हम खाने से पहले ये देखना शुरू कर दें कि हम क्या खा रहे हैं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें खाना ही बंद कर देंगे। हम पुरानी ढर्रे पे लौट आएंगे जहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत नहीं थी। और आजकल जैसे जैसे हमारा रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम वो सारी वेस्टर्न चीज़ें जो वेस्टर्न वर्ल्ड छोड़ रहा है उनको हम अपनाते चले जा रहे हैं। आजकल जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ हमको दिखाई देती है वो पिज़्ज़ा के नए नए जॉइंट्स दिखाई देते हैं। आजकल हमें बर्गर के नए नए जॉइंट्स दिखाई देते हैं और खूब सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं जिनसे ये वाली जनरेशन खूब टीवी और स्क्रीन देखती है, जिससे उसको पता ही नहीं है कि वो इसकी वैल्यू देखे कि आज एक बर्गर खाने पे हमें कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, जो हमें नई फूड फैट्स खाने हैं वो उनको सब पता लग रहा है। अगर हम वास्तव में फूड को देख के खाना शुरू कर दें तो ये जो फूड जनित बीमारियाँ हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर विनीत, ये प्रचलन आजकल जो एडोलसेंट पे स्पेशली जिम जाने का और उसमें प्रोटीन पाउडर और ये सब बच्चे बहुत लेने लगे हैं, इनके कंटेंट क्या होते, कितनी सावधानी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर पे आपके? ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। ये एक फैड है जिसको हम कहते हैं ना, बीच बीच में हर चीज़ का एक शौक आता है। ये नया नया शौक है। सबसे बड़ी बात, ये प्रोपोगेट किया गया है उन लोगों से जो इसको मार्केट करते हैं। तो आईएपी की, रुचिरा जी, आईएपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसी चीज़ों का। इसके खिलाफ भी आपको एक अवेयरनेस लानी चाहिए, कैंपेन करनी चाहिए। बच्चे तो बड़े बड़े डिब्बे प्रोटीन के और जैसे वही खा के वो बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम करने की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। आईएपी का, जैसे मैंने भी आपको बताया था, संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य, इसमें हम यही सशक्तिकरण कर रहे हैं कि बच्चों को, फैमिली को। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने उल्लेखनीय काम किया है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए डिब्बे वाले दूध को बंद किया है, तो इसके लिए भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक कैंपेन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर विनीत, आपको ये समझना है, हम लोग कब से गवर्नमेंट के डिफरेंट कॉर्नर्स पर हम लोग इस चीज़ की अर्जी दे रहे हैं कि जो फूड लेबलिंग है, मतलब उसमें जो डिफरेंट परमिसिबल कंटेंट्स हैं, जैसे हाई सोडियम या हाई शुगर या इस टाइप की चीज़ों को, इसकी मात्राओं को कम करने के लिए भी हम लोग काफ़ी अग्रसर हैं। पर आपने जैसा बोला, सेम ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जिस हिसाब से हम फूड लेवल के लिए बढ़े हैं, इसी हिसाब से हम प्रोटीन शेक के लिए भी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत ही हार्मफुल है। ये मतलब ये फैड है जो यंगस्टर्स में है, जिसको हमें उनको अवेयर भी करना है, साथ में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स के लिए आगे करना है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं भारतीय बाल अकादमी से भी इस चीज़ की दरख्वास्त करूँगी कि हम एज कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड हेल्थ हमको इस चीज़ पर, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं।